कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूँ। पिछले सेशन में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे, जिसमें से हमने पहला मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को देखा था। अब हम इस लेक्चर में सेकेंड मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है ax प्लस by इक्वल टू c और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है dx प्लस ey इक्वल टू f। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इस मेथड में हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि हमारे कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं और उन कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल बनाकर किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करके वहां से एलिमिनेट करना है। चलिए, आपको पिछले सेशन में मैंने एक होमवर्क दिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूं और सॉल्व करता हूं कोफिशिएंट मेथड से, और आप देखिएगा मिलाकर कि आपका आंसर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया था, क्या इस मेथड से जो आंसर मैं निकालूंगा वो सेम आया है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में वो था 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लेट करना है, मैं इसे मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसे मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर सबके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखते हैं। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है। तो हमें यहाँ करना क्या है, यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेना है और देखना है कि दोनों बराबर आ गए, और वहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन को या तो पहले इक्वेशन में से घटा देंगे या तो ऐड कर देंगे। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब हम ऐड करेंगे और कब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कोफिशिएंट मेथड से एलिमिनेट करने के लिए। तो पहले इक्वेशन में हमने देखा कि x के आगे कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को कंप्लीटली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, जैसे ही हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 बदल जाएगा। जब 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 3x प्लस 9y इक्वल टू 6। अब हम इस नए इक्वेशन को इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, वापस से देखेंगे x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और तीसरे इक्वेशन में जो हमारा नया इक्वेशन फॉर्म हुआ है वहां पर भी x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटा देंगे या तो थर्ड को फर्स्ट में से घटा देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पर x जो होगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब अगला सेंटेंस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, फ्रॉम। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो व्हाट वी विल गेट, देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 9y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके आगे प्लस साइन था, इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे भी एक प्लस साइन है। तो अब हम जब इससे इसको घटाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं ना, a से b को घटाया, ठीक है, तो क्या है, a प्लस था, b भी प्लस था सपोज, और जैसे ही हम बीच से घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस b में।
ठीक है। उसी तरह यहाँ भी होगा, जब हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो यहाँ पर जो सारा साइन है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या हो गया +3 -3, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +2y -9y, +2 -9 हाउ मच -7y इक्वल टू +4 -6 हाउ मच -2। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2/7 हो गया। यहां से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर किसी भी मेन इक्वेशन कोई भी हो, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें चेक करेंगे कि किसमें हमें पुट करने में ज़्यादा फायदा है। तो नीचे बेस में क्या है 7 है, यहाँ पर देखेंगे 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो कहीं पर भी 7 का मल्टीपल नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये 2 छोटा है 3 बड़ा है। तो अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, x + 3y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2/7 = 2। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस से सॉल्व करके 3 2 6/7 = 2। इसको अब हम उस साइड लेकर जाएंगे, x बराबर 2 - 6/7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वापस से एलसीएम लेना है। सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 14 हो जाएगा -6। 14 में से 6 जाएगा हाउ मच 8/7। अब वापस से वही गलती मत करना कि सॉल्व करके आगे चले गए। मैंने आपको बोला था कि एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर x हमारा कितना निकला है 8/7, y निकला है 2/7। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 से अधिक इजी इक्वेशन 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से सिंपली हम चेक कर सकते हैं, हमें आसानी भी होगा, हमारा कैलकुलेशन भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या निकालें 8/7। तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा निकाला हुआ वैल्यू करेक्ट है या नहीं। तो x की जगह अगर मैं 8/7 रख देता हूं और y की जगह मैं कितना रख दूंगा 2/7। अब देखो यहां से सॉल्व करो, 8/7 तो एज इट इज ऐसा ही रह गया, 3 2 + 6/7। तो एलसीएम 7 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 से कितना टाइम कट गया 2 टाइम्स। और आप देख लीजिए यहाँ पर LHS में ये इक्वेशन लिखा था, RHS में ये 2 लिखा हुआ है। और जो हमने अभी सॉल्व किया है यहाँ पर हमारा 2 निकला हुआ है और यहाँ पर भी RHS में क्या निकला है 2 है। इसका मतलब हमने जो y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाला है वो हमारा क्या है करेक्ट है। समझे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ब्रैकेट 2u + v = 7uv और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3 ब्रैकेट u + 3v ब्रैकेट क्लोज = 11uv। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो वैसे ही होगा बट इसमें हमें कुछ थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ इस बे ब्रैकेट लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे आगे के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 × 2 6u, 3 × v 3v = 7uv। अब हमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। 3 × u 3u + 3 × 3 9v = 11uv। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अब देखो, अब यहाँ पर हम जब एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कोफिशिएंट से, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ भी u है, यहाँ भी v है, यहाँ u है, यहाँ भी है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारा क्या रहता था, बिल्कुल सिर्फ कांस्टेंट रहता था, लेकिन ये वेरिएबल यहाँ भी मौजूद है। सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, इस वेरिएबल को राइट हैंड साइड से हटाना होगा। तो ये वेरिएबल राइट हैंड साइड से हटेगा कैसे, अब ये सोचना है।
हमें इस पूरे टर्म को एलिमिनेट करना है किसी भी तरह राइट हैंड साइड से। जब हम इस पूरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड से एलिमिनेट करेंगे तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हमें 1 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 2 को 2 से ही डिवाइड करना होगा, तभी ये कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह uv लिखा हुआ है, इस uv को मुझे 1 बनाना है तो मतलब uv को मुझे uv से ही डिवाइड करना होगा, तभी ये पूरा कट कर टोटली 1 बनेगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे, uv से दोनों ही साइड LHS में और RHS में और दोनों ही इक्वेशन में ये प्रोसेस करेंगे और सॉल्व करेंगे हम। चलिए देखते हैं, डिवाइड uv ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए हमें क्या मिलता है, जैसे ही हमने uv को यहां डिवाइड किया तो 6u बाय uv, ठीक है, प्लस 3v बाय uv इक्वल टू 7uv बाय uv। अब देखिए यहाँ पर u है, यहाँ नीचे भी डिनोमिनेटर में, तो u से u गया होगा, कैंसिल हो जाएगा, v से ये v कैंसिल हो गया और कंप्लीट uv से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड में बिल्कुल सिर्फ कांस्टेंट बच गया। तो ये नया इक्वेशन क्या बन गया, 6/v प्लस 3/u इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको इक्वेशन 3। ठीक है, उसी तरह सेकंड इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन में क्या करें हम। हमारे पास है 3u बाई uv प्लस 9v बाई uv प्लस इक्वल टू 11uv बाय uv। ठीक है, अब क्या होगा, फिर u से u कैंसिल आउट हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया और कंप्लीट uv से कैंसिल आउट हो गया। तो उससे क्या होगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट बच गया। तो वो अब हमारे लिए क्या हो गया, हमारा क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन हो गया जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये नया इक्वेशन क्या बन गया, 3v प्लस 9/u इक्वल टू 11। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 4। ठीक है, अब जब हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 न्यू बनकर आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर v डेनोमिनेटर में है, यहाँ पर u डेनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी वेरिएबल डेनोमिनेटर में होगा उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि u और v की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। 0 के बराबर क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है समथिंग बाय 0, चाहे ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो और अगर नीचे 0 है तो वो वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस कर जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगती है। हमें पता नहीं है कि वैल्यू कितनी है, इसीलिए कभी भी अगर डेनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है तो एक बात तो कंफर्म है कि उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकता है। मतलब ये बात तो तय हो गया कि u और v का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, यानी u और v का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर v है, यहाँ पर u है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो वापस से uv एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7uv हो जाएगा, यानी वापस से हम नॉर्मल कंडीशन में ही चले जाएंगे, जो कि हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6/v, इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 6 × 1/v। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म जो है 1/v, उसी तरह दूसरे टर्म में आ जाएगा 1/u। तो यहाँ पर 1/v और 1/u को हम कुछ लेट कर लेंगे और उसके बाद उसको हम एक नॉर्मल कंडीशन बना लेंगे सॉल्व करने के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया। उसके बाद हम जब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उस वैल्यू को जो हमने लेट करेंगे 1/v और 1/u की जगह 1/v और 1/u से इक्वेट कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 6/v को सपोज 1/u इक्वल टू x एंड 1/v इक्वल टू y। जैसे ही मैं 1/u को x माना, 1/v को y माना, अब वो क्या करेंगे, हम इसे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/v और 1/u की जगह। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6 1/v है, 1/v को क्या माना है y, 6y प्लस 3x इक्वल टू 7। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, उसी तरह इक्वेशन 4 में करेंगे 3y प्लस 9x इक्वल टू 11। ये हमारा बन गया इक्वेशन 6।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को नॉर्मली जैसे हमने कोफिशिएंट्स को बराबर करके सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 9 है, और यहाँ से तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर है, फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, चाहे 3 का कोफिशिएंट दोनों में बराबर बना लो या y का कोफिशिएंट दोनों में बराबर बना लो, किसी का भी कोफिशिएंट बराबर बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि ये x का ही बना रहा है y का नहीं बना, आप चाहे y का बना लो या x का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एलिमिनेट किसी एक को करना है जिससे कि हम दूसरे की वैल्यू निकाल सके, समझे। अब मैं आपको यहाँ पर x को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने y की वैल्यू निकाला, हमने x को एलिमिनेट किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और y को एलिमिनेट कर लेते हैं। इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा x y वाला। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा y का कोफिशिएंट क्या है 6 और यहाँ पर हमारा y का कोफिशिएंट क्या है 3। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, y का कोफिशिएंट जो है बराबर हो जाएगा। तो क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 2। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, 6y प्लस 18x इक्वल टू 22। ये हो गया हमारा इक्वेशन 7। जैसे ही हमारा इक्वेशन 7 ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को हम सॉल्व कर लेंगे कोफिशिएंट मेथड से। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 5 को घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 7 में से हम घटा लेंगे इक्वेशन 5 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं। 6y प्लस 18x इक्वल टू 22। ठीक है, और हमारा इक्वेशन 5 क्या हो गया, 6y प्लस 3x इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, साइन तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। 18 में से 3 गया, कितना बच गया, 15x इक्वल टू 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा 5 और एक बचा 15। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/15, ये कैंसिल आउट 1। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, अब जब हमने x की वैल्यू निकाल लिया है, x इक्वल टू 1, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को हमें मेन इक्वेशन में पुट करना है। और हमने मेन इक्वेशन क्या बनाया है, कन्वर्ट करके इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। या तो इक्वेशन 5 में पुट कर दे या तो इक्वेशन 6 में पुट कर दे, और वहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो इक्वेशन लगे कि सिंपल है, जहां से मैं कैलकुलेशन इजी बना सकता हूं, आप उसमें सब्सटीट्यूट करके निकाल लेना। मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करके दिखाता हूं। तो हमारा इक्वेशन 5 क्या है, 6y प्लस 3x इक्वल टू 7। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1। तो x के जगह हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6y प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, हम इस 3 को उधर लेके जाएंगे, 3 इंटू 1 3 होता है। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके चलेगा, तो कितना हो गया, 7 माइनस 3। जैसे ही 7 माइनस 3 हो गया, कितना हो गया, 7 माइनस 3 4। तो y इक्वल टू 4/6, काट कर कितना आ गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2/3। अब देखो यहाँ आप समझने वाली बात है, हम यहाँ क्या निकाले, y इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू 1। लेकिन हमारा ये आंसर है नहीं। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, हमारा मेन क्वेश्चन था u और v के टर्म में। तो हमें वैल्यू किसका निकालना था, u और v का। तो हमने यहाँ क्या सब लेट किया था, देखो 1/u इक्वल टू x और 1/v इक्वल टू y। अब क्या करना है हमें, जो हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने हैं, उसे हम 1/u और 1/v के इक्वल रख देंगे और वहां से हम v और u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया था, 1/u को हमने क्या लेट किया था, x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1। तो यहां पर हम रख देंगे 1। तो 1/u इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल टू कितना, 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसी तरह हम क्या माने थे, 1/v इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमने कितना निकाला, 2/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y के जगह हम क्या रख देंगे, 2/3। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 3/2। हमारा u का वैल्यू 1 आ गया, v का वैल्यू 3/2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन
किसी भी इक्वेशन में u और v की वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा वैल्यू सही निकला है या नहीं। ठीक है, अब जब हमारा u और v निकल गया है तो अब हम अपने सबसे पहले वाले इक्वेशन में जो u और v के टर्म में था उसमें हम u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या हमने जो u और v की वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर चाहे आप ये इक्वेशन ले लो या ये इक्वेशन ले लो, फर्क नहीं पड़ता, आपको u और v की वैल्यू पुट करके देख लेना है। ठीक है, आप चेक कर लेना और बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि वैल्यू करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जब मैं इस मेन इक्वेशन को u और v से डिवाइड करके जब मैं इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, देखो 6/v 3/u इक्वल टू 7 है ना, 6/v प्लस 3/u इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन क्या था 3/v प्लस 9/u इक्वल टू 11। जब हमने मेन इक्वेशन को यहाँ पर uv से डिवाइड करके जब इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया था तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर v और u जीरो नहीं हो सकता। मतलब जब हमने ये केस कन्वर्ट किया इस वक्त u और v जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप देखेंगे मेन इक्वेशन को, अगर हम नॉर्मल इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर u और v का वैल्यू जीरो हो सकता है। मतलब जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो हम निकालेंगे u और v की वैल्यू वहाँ पर वो जीरो नहीं होगा, लेकिन मेन इक्वेशन में यहाँ पे जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ अगर हमने जीरो पुट किया, यहाँ जीरो पुट किया तो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा। 3 इंटू जीरो जीरो इक्वल टू 7 इंटू जीरो जीरो, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम ये देखें जो हमने सॉल्व करके यहाँ पर u और v की वैल्यू जो निकाली है, यहाँ पर हमने जब कन्वर्ट करके निकाला था, यहाँ पर v इक्वल टू 3/2 और u इक्वल टू 1, ये तो हमारा एक सॉल्यूशन होगा ही जब हमने उसको कन्वर्ट किया नए फॉर्म में। तो मतलब u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 3/2, ये तो हमारा एक इक्वेशन हो गया। लेकिन जब हम मेन इक्वेशन में u और v जीरो पुट कर रहे हैं तब भी हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इसका मतलब u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 भी सॉल्यूशन होगा। कब? जब हमारा मेन इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आंसर रहेगा, और जब मेन इक्वेशन रहेगा तो ये आंसर रहेगा। मतलब इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो गए, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 3/2। तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा और जब भी आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लेना और क्लियरिफाई कर लेना वहाँ से कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।